हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश के वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस, इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो समुद्री यात्रा पर जाना चाहते हैं। उनकी फैमिली में 4 मेंबर हैं। फर्स्ट तो वो खुद ही हैं जिनकी एज 37 ईयर रही होगी, उनकी वाइफ मैरी, उनके सन जॉनथन एंड उनकी डॉटर सुजैन, जिनको प्यार से सुज बुलाते हैं, जिनकी एज 7 ईयर रही होगी। उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत जुलाई 1976 में की थी और 200 साल पहले कैप्टन जेम्स भी इस यात्रा में उनके साथ थे। इस यात्रा के लिए वो लोग बहुत खुश थे और उनकी पूरी फैमिली का ये सपना था। उन्होंने अपनी फैमिली को मेंटली और फिजिकली इस ट्रिप के लिए रेडी किया था। ये ट्रिप उस टाइम की सबसे लंबी ट्रिप थी, मतलब सबसे लंबी समुद्री यात्रा रही थी, जिसके लिए उन्होंने 25 मीटर लंबी 3000 kg की बेव बोकर नाम की एक बोट बनवाई थी। उनका सफर बहुत ज्यादा लंबा था, इसीलिए उन्होंने इस सफर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला सफर उनका 105 किलोमीटर का था, जो अफ्रीका से केपटाउन तक का था। और इस सफर को तय करने में उन्हें 3 साल का समय लगा, 3 ईयर का समय लगा। अब आगे का सफर 105 किलोमीटर से आगे का था और ये बात ऑथर अच्छे से जानते थे कि आगे का सफर बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उन्हें अब साउदर्न इंडियन ओशन को टेकल करना है। उनके साथ 2 फीमेन भी थे। फर्स्ट थे हमारे अमेरिकन लेडी बिगली एंड सेकंड थे फिज हॉप्सलर। केपटाउन से आगे का जो सफर था, जो उनके सेकंड पार्ट में ऐड था, जैसे ही शुरू हुआ 7 दिन बीत चुके थे। तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ऑथर को उस तूफान से डर नहीं लग रहा था, उन्हें डर लग रहा था उस समुद्र में उठने वाली 15 मीटर ऊंची, मतलब उनकी बोट से 15 मीटर ऊंची जो लहरें थीं, उनसे उन्हें लग रहा था कि ये लहरें मेरे शिप को कहीं डुबा ना दें। फाइनली 25 दिसंबर का दिन आ गया और ऑथर को लगा कि आज तो फेस्टिवल है, शायद आज तूफान थम जाए, आज मौसम अच्छा हो जाए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। शाम होते होते तूफान ने और ज्यादा तेजी पकड़ ली और ज्यादा नुकसान करने लगा और उनकी बोट के लिए सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल होने लगी। हमारी बोट तूफान की वजह से 16 किलोमीटर पर हार्स की तेजी से ही चल रही थी। शाम होते होते तूफान थमने लगा था, पर इस तूफान के थमने का मतलब ये नहीं था कि अब तूफान नहीं आएगा। हम समझ गए थे कि अब तूफान दुगनी तेजी के साथ आएगा। तूफान आने से पहले ऑथर ने बोट में जितनी भी चीजें थी वो एक बार नहीं 2-2 बार रस्सियों से बांध रखी थी, ताकि तूफान से कुछ चीजें नीचे ऊपर या टूटे फूटे ना। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने डायरेक्शन व्हील पकड़ रखी थी, क्योंकि डायरेक्शन व्हील को वही संभाल रहे थे। मैंने देखा सामने से बहुत काला बादल आ रहा था। एक्चुअली वो काला बादल नहीं था, वो एक बहुत तेज और बहुत बड़ी लहर थी जो आकर मुझसे टकराई और मुझसे डायरेक्शन व्हील छूट गई। समुद्र की बड़ी लहरें मुझे अपने साथ समुद्र में ले गईं। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें रुकने लगी हैं और मेरी बॉडी का जो पेन है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। मुझे जैसे ही लगा कि मैं मरने ही वाला हूँ, तभी मेरी जैकेट के थ्रू मैं ऊपर आ गया और मैं बोट का सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ा। बोट पर चढ़ने के बाद फटाफट से मैंने स्टीयरिंग व्हील संभाल ली। इतने भी देखता हूँ कि मेरी वाइफ एक हैच का गेट खोलकर बाहर आ रही थी। डायरेक्ट मेरा हालचाल बिना पूछे बोलती है, डेक टूट गया है और अब हम सब डूब रहे हैं। ऑथर ने अपनी वाइफ को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम स्टीयरिंग व्हील को संभालो, मैं डेक कर जाकर ठीक करता हूँ, मतलब डेक को जाकर रिपेयर करता हूँ। वो शिप में जाते हैं और टूल्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। टूल्स कलेक्ट करते करते उन्हें अपने बच्चों की याद आती है। वो कहते हैं मेरे बच्चे कहाँ हैं। वो ढूंढते हैं तो देखते हैं कि उनके दोनों बच्चे सही सलामत थे और उनकी जो बेटी थी उसके सिर पर चोट लगी थी। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम ठीक हो। उसने कहा पापा मेरे सिर पर चोट लगी है। तो वो कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारी सिर चोट देखने का टाइम नहीं है, मुझे अभी तुम्हारी जान बचानी है। और मैं चुपचाप वो टूल्स को उठाकर डेक की तरफ निकल जाता हूँ। स्क्रू, हैमर, ये सारी चीजें लेकर मैं डेक के पास पहुंचा। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली डेक ठीक हो गई। बहुत कोशिशों के बाद फाइनली मैं डेक को वाटरप्रूफ बना पाया था। अब इन सारी परेशानियों से निकलकर मैं बाहर आया ही था कि मुझे पता चलता है कि हमारे दोनों पंप खराब हो गए हैं।
अब मैं फिर से हताश हो गया। अब पंप का क्या किया जाए? कि तभी मुझे याद आता है कि जब हमने ट्रिप स्टार्ट किया था तो एक पंप मैंने रखाया था स्टोर रूम में। वो भागते हैं स्टोर रूम की तरफ और देखते हैं उस पंप को, वो आउटर पंप के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फाइनली वो पंप यार काम कर रहा था और वो वर्क करने की कंडीशन में था। ये जानकर ऑथर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं गॉड को थैंक यू कहता हूँ और अब हम लोग सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर चुके थे। बट 2 जनवरी की रात हमारी जिंदगी में एक काली रात की तरह छप चुकी थी। बट हमारे शिप की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 3 जनवरी को जब मैं शिप का दौरा करने जाता हूँ तो देखता हूँ कि जो पोल थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारी शिप केवल स्ट्रक्चर पर चल रही थी, मतलब बाहर के सांचे पर चल रही थी। अब ऐसी शिप से 1,05,000 किलोमीटर का सफ़र तय करना बहुत मुश्किल काम था। हम लोगों ने बहुत सारी इमरजेंसी कॉल्स की, बहुत सारे कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। और उनका रिप्लाई ना आना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हम जिस जगह पर थे वहां पर किसी का भी रिप्लाई ना आना एक नॉर्मल बात थी। वहां दूर दूर तक पानी था, शिप तो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते थे। अब हमारी किसी भी चीज का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिलहाल पंप के थ्रू बोट का पानी कम हो रहा था, सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, सारी चीजें नॉर्मल हो ही रही थी कि मेरी बेटी सुजैन, जिसकी एज 7 ईयर रही थी, वो मेरे पास आती है और वो आर्म मतलब अपने कंधे पर लगा हुआ एक बहुत बड़ा सा कट मुझको दिखाती है। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुमने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बताया, तो उसने आंसर किया कि पापा उस टाइम आप हमारी जान बचा रहे थे, इसलिए मैंने ये बताना जरूरी नहीं समझा। 2 जनवरी हमारी जिंदगी में काली रात की तरह छप चुकी थी और हमारे जो 2 साथी थे फीमैन, वो शिफ्ट बाय शिफ्ट वर्क कर रहे थे और हम शिफ्ट बाय शिफ्ट आराम करने जा रहे थे। 2 जनवरी को आया तूफान, अपने साथ सारे खाने का सामान ले जा चुका था। मतलब उस तूफान में सारे खाने का फूड बहकर चला गया था या खराब हो गया था। अब हमें ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर हमारा शिप रिपेयर हो सके और खाने का कुछ फूड मिल सके, जिससे हम आगे का सफर तय कर सकें। बट इस चीज को करने के लिए मैं अपने रूम में गया, मैंने मैप देखना स्टार्ट किया। रात के तूफान की वजह से कैंपस काम करना बंद कर चुके थे और मतलब सिचुएशन कुछ खराब सी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद मैंने मैप को देखकर ये अंदाज़ा लगाया कि 100 किलोमीटर आगे जाकर एक साइंटिफिक जगह है। उस साइंटिफिक प्लेस तक पहुंचने के लिए हमें 100 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। बट अब हमारी बोट केवल हवाओं के सहारे चल रही थी, हम उस बोट को कहीं भी नहीं ले जा सकते थे, वो इस हालत में ही नहीं थी। तूफान अभी भी थमा नहीं था। पीछे की ओर जब हमने मुड़कर देखा तो काले काले बादल छाए हुए थे, लहरों की तेजी बनी हुई थी। मैंने और मेरी वाइफ ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, क्योंकि शायद हम पिछली बार की तरह खुशनसीब ना हों, शायद इस बार हमारी जान ना बचे। बट हमसे जितना हो सकता था उतनी कोशिशें हमने जरूर की थी। हमने बोट पे प्रोवाइड फाइबर, नायलॉन फाइबर, प्लास्टिक, इन सारी चीजों से बोट की बहुत ज्यादा मरम्मत की थी। शायद हम लोग खुशनसीब थे, उस रात के तूफान से हम लोग सही सलामत बच गए। और नेक्स्ट डे 6 जनवरी को हम फिर से अपने मैप रूम में जाता हूँ मैं और फिर से उस मैप को देखने लगता हूँ और देखता हूँ कि अभी साइंटिफिक प्लेस कितनी दूर है या फिर क्या सिचुएशन है कि शायद हम उस साइंटिफिक प्लेस तक पहुँच पाएं। ये सब ढूंढ ही रहा था कि उसी टाइम छोटी बच्ची सुजैन मेरे पास आई और मेरे हाथ में एक कार्ड दिया। शायद उसने मेरी और मैरी की फोटो बना रखी थी उस कार्ड पर। सुजैन ने कहा कि मैंने इस कार्ड पर 2 फनी लोगों की फोटो बनाई है और जिसे देखकर आप शायद हंस जाएं। जैसे ही सुजैन चली गई मैंने उस कार्ड को पलट कर देखा तो उस पर लिखा था कि मॉम एंड फादर, मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा लव करती हूँ और शायद आप मेरी लाइफ को बचा लेंगे। अब ये मैसेज पढ़ने के बाद मेरा दिमाग और तेजी से चलने लगा। मैंने सारी कैलकुलेशन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार कैलकुलेट किया और फाइनली मैंने लैरी को 185 डिग्री बोट को घुमाने को कहा। और मुझे उम्मीद थी कि अगर हम लकी साबित हुए तो शाम 5 बजे तक हम फ्रेंच साइंटिफिक प्लेस तक पहुंच जाएंगे। पर थकान की वजह से मुझे नींद आ गई और 6 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैं हताश हो गया कि शायद हमने वो साइंटिफिक प्लेस पीछे छोड़ दिया है। पर तभी मेरे बेटे जॉनथन की आवाज़ आती है। वो कहता है, सुजैन देखो शायद वो आइलैंड है।
उस आइलैंड को देखकर मुझे चैन की सांस आई कि तभी मेरी बेटी सुजैन मुझसे पूछती है कि पापा क्या मैं आपको एक बार गले लगा सकती हूँ। मैंने रीजन पूछा। तभी जॉनथन बोलता है कि पापा आप वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन एंड बेस्ट फादर हैं, इसीलिए। उस रात हमने अपनी शिप पर ही गुजारा और नेक्स्ट डे देखा कि 28 लोग हमें रिसीव करने आए थे, मतलब हमारी हेल्प करने के लिए वहां पर आए हुए थे। और इस यात्रा में मेरी वाइफ और मेरे बच्चों की जो रिस्पेक्ट थी मेरी नज़र में वो और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इस पूरे ट्रिप में उन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और ना ही मुझ पर विश्वास खोया। तो गाइज यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉर्ट समरी के साथ। थैंक यू सो मच।